हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कि कैसे हम एक गिवन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर आराम से रिवाइज किया होगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक भी देखी होगी, 3rd चैप्टर उसमें। ठीक है ना, तो आपको जो टेबल है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, क्रोमियम और आपका कॉपर का। ठीक है, वो क्या थे, आपके एक्सेप्शनल थे। तो चलिए वो देखते हैं कि वो एक्सेप्शनल केस क्यों है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए हमने दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे जो एक्सेप्शन थे। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो 29 का आपका कॉपर, आपका क्रोमियम, और आपका 29 का कॉपर। ठीक है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है इसका 24। इसका जो एक्सपेक्टेड होता है, क्या होता है? एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है? आपका आर्गन होता है। उसके बाद 3d4 4s2 ये होना चाहिए। मतलब डी में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 और एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट होता क्या है? एक्चुअल ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है आपका? हर एक डी ऑर्बिटल में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एस में भी आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये होता है आपका एक्चुअल ऑर्डर। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका ये है आपका 3d और ये है आपका 4s। ठीक है, ये आपका 3d और 4s। 3d और 4s में क्या होता है? ये जो टाइप का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आप देखोगे तो डी में आप टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड है? 5 आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इसका मतलब ये हाफ फील्ड हुआ। क्या हुआ? हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? आपके पार्शियली फील्ड। ये क्या है? पार्शियल फील्ड है, मतलब कंप्लीट फील्ड अप नहीं है, 4 ही है। ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं पार्शियली फील्ड। ये हुआ आपका हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? मोर स्टेबल की तरफ, या आपका मोर स्टेबल है। ठीक है, ये आपका लेस स्टेबल। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? यहाँ पे या यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका जो फुल फील्ड होते हैं, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या फुल्ली फील्ड, हाँ ऑर्बिटल्स आप लिखिए, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद होती है आपके हाफ फील्ड की। कौन सी? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की। ठीक है, और उसके बाद होती है आपकी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स की। ये है आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये कैसे आता है ये भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये मेन रीजन है आपकी कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है पार्शियली फील्ड से, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आके कहाँ आता है? यहाँ आता है। ठीक है, सेम टू सेम आपका कॉपर देखिए 29 होना चाहिए। क्या इसका आपका एक्सपेक्टेड क्या था? 3d 9 4s2 होना चाहिए था एक्सपेक्टेड। बट होता क्या है? 3d 10 4s1। मतलब डी में आपके पांचों डी क्या है? कंप्लीट पेयर अप हो जाते हैं। 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10 और एस में आपका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका एक्चुअल ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है। होता क्या है कि जो डी और 4s में होता है एनर्जी जो गैप होता है ना वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है और अपने आप को क्या कर लेता है, और ज़्यादा स्टेबल कर लेता है। क्या करता है, और ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाता है। यही रीजन है, जंप करके भी क्यों आ रहा है, हर केस में नहीं आता है, उसी केस में आता है जब आपके यहाँ जो एनर्जी लेवल है वो आपका लगभग क्या है, सेम है। 3D और 4s का क्या एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। लेकिन आप s और p में देखो तो ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ये जो शिफ्टिंग होती है केवल और केवल आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें शिफ्टिंग होती है। आप जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये आपका 2p, ये आपका 2s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आपका 2p, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, क्यों आ सकता है ना, यहाँ पे फिर ये 2p हाफ फील्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए s ब्लॉक और p ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ऐसी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। क्या होती है, शिफ्टिंग नॉट पॉसिबल। ये शिफ्टिंग केवल और किस में होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए आपको शिफ्टिंग 3D और 4s में मिल जाती है। ठीक है, इसको आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी डिफरेंस between 3D and 4s is very small, that's why electron from 4s shift to 3D and both orbitals become almost degenerate मतलब आपका सेम एनर्जी लेवल पे। ठीक है, मैंने आपको ये वर्ड भी बताया था, डीजेनरेट मीन्स आपका सेम एनर्जी शेल। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे वो। ठीक है, सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s शिफ्ट टू 3D एंड बोथ ऑर्बिटल बिकम्स डीजेनरेट। सेकंड पॉइंट, दिस शिफ्टिंग is not possible for s and p block elements। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके कि क्या रीजन है, एक्चुअल रीजन कि फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपके हाफ फील्ड की और उसके बाद पार्शियली फील्ड की। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी है आपकी हाफ फील्ड और फुल फील्ड की, उसका रीजन क्या है, मेन रीजन है वो हम देखते हैं। देखिए, मेन रीजन है वो हम देखते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके मेन रीजन हम क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखिए, हाफ फील्ड एंड fully filled electronic configurations are more stable
पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू, इसके आपके दो मेन रीजन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका इवन और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर हम बात करें जैसे P आपके सबशेल के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ हम देखते हैं। देखिए क्या होता है अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा, यहाँ पे तीनों में तीन जो आपके ऑर्बिटल है तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3D स्पेस में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके दो दो इलेक्ट्रॉन है हर एक ऑर्बिटल में, यहाँ पे भी आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सेम है। बट यहाँ देखोगे तो एक में एक ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक में आपके दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और एक बाकी के जो दो ऑर्बिटल हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इवनली नहीं है 3D स्पेस में, मतलब एक एरिया में ज़्यादा है और बाकी दो एरिया में क्या है, कम है। जबकि यहाँ पे अगर 3 एरिया हैं तो तीनों में क्या है, इवन है। यहाँ पे भी 3 एरिया है तो तीनों में क्या है, इवन है। एक तो ये मेन रीजन है। इससे भी अच्छा मेन रीजन क्या है आपका, हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, देखिए ये और अच्छा इसका रीजन होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ठीक है, हाई एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। देखिए ये जैसे आपका ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, पी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपके, इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन और इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जो आपस में सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनका स्पिन क्या हो, सेम, अगर उनका स्पिन सेम हो तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे आपके एनर्जी लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों दोनों की आपकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन इससे एक्सचेंज कर सकता है। मतलब हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ पोजीशन और कैन से इलेक्ट्रॉन कैन, यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। हम यहाँ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल है, ये तो अपनी पोजीशन किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। ये इससे करे या ये इससे करे, मतलब एक ही बार एक्सचेंज होगा, ठीक है। इस एक्सचेंज में क्या होता है, कुछ ना कुछ जो अमाउंट ऑफ कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा माना गया है, अज्यूम किया गया है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की आपकी एनर्जी रिलीज होती है तब आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक पेयर है एक्सचेंज का, 1 पेयर ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे एक पेयर बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन का। यहाँ हम देखें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इससे भी एक्सचेंज कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका सेम इससे भी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने एक ही पेयर बन रहा था, यहाँ पे अपने 3 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर ऑफ एक्सचेंज, ठीक है।
तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जब भी आपका एनर्जी जो रिलीज होती है एक्सचेंज के टाइम, वो एनर्जी होती है आपकी एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी को हम बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड। इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड पर एक्सचेंज पेयर, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपके पेयर होंगे एक्सचेंज के, उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी मतलब एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही आपकी एनर्जी रिलीज होगी, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे आपके 3 पेयर हैं, अगर इन तीनों में मैं कंपेयर करूँ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो सपोज करो यहाँ पे ई एनर्जी रिलीज हुई, 1 पेयर एक्सचेंज है तो एनर्जी रिलीज जो हुई उसे हम बोलते हैं ई, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं हम इसके आगे, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज का साइन होता है, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं -C, ठीक है। यहाँ पे 3 पेयर है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -3। क्लियर। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1, 2 और 3 में इसकी, ठीक है, फिर इसकी और फिर इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आपकी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो 3 तो ये केस हमने देख लिए। अब हम देखते हैं, ये आपका P1 है, ठीक है, ये आपका P2 और ये आपका P3, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो और 6 इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होता है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब अगर हम देखें आपके कि आपके अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो और 6 इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होता है। देखिए अगर हम देखें P4 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। P5 में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। P6 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर है। ओके, देखिए अब अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ पे अगर हम पेयर निकालते हैं, ठीक है ना, एक तो ये पेयर होगा, एक ये पेयर होगा, सेम स्पिन वाले ही एक्सचेंज करते हैं, अपोजिट स्पिन वाले आपके पोजीशन एक्सचेंज नहीं करते। और सेम स्पिन वाले इसलिए करते हैं क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपोजिट स्पिन करेंगे तो आपके क्वांटम नंबर चेंज हो जाती है, स्पिन की प्लस हाफ से माइनस हाफ हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये अपोजिट स्पिन है, इसके लिए अपोजिट स्पिन वाला एक भी नहीं है, तो ये अपनी पोजिशन को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। एक तो ये वाला फर्स्ट वाला इससे, फर्स्ट वाला इससे, ठीक है, और ये सेकंड वाला फिर थर्ड वाले से, मतलब यहाँ पे कितने पेयर एक्सचेंज के हो गए, 3 पेयर, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 3E, मतलब -3E। सपोज करो यहाँ 50 जूल थी तो यहाँ भी कितनी रहेगी, 50 जूल एनर्जी रिलीज होगी। बट यहाँ पे क्या होता है, एक और नई एनर्जी आ जाती है, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये आपके एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। इसका मतलब ये हमेशा पास में रहना नहीं चाहेंगे, इनके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ रिपल्शन फोर्स, ये मतलब हमें इनकी कोशिश क्या रहेगी, दूर जाने की, लेकिन फिर भी आपके एक ही ऑर्बिटल में है, मतलब इनको उसको जो दूसरा ऑर्बिटल है उसको ज़बरदस्ती रखा गया है। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती रखोगे तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है, ठीक है ना, तो हमें पेयर बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं पी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना अपने को, सीधी सी बात है, ठीक है ना। पेयरिंग हो रही है तो पेयर बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, वो आपकी पी। मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 50 जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ पे भी 50 जूल एनर्जी रिलीज तो हो रही है, बट सपोज करो हमें 5 जूल एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर जो नेट जो आपकी एनर्जी होगी, नेट एक्सचेंज एनर्जी, वो क्या होगी, नेट एक्सचेंज एनर्जी वो क्या होगी, 50 जो आपका है उसमें से 5 कम, मतलब 45 जूल। क्यों, क्योंकि 50 जूल रिलीज हुई और 5 जूल को आपको देनी पड़ी, तो आपकी रिलीज कितनी हुई, 45 हुई, मतलब इससे कम होती है, ठीक है।
ये आपकी नेट एक्सचेंज एनर्जी है, ठीक है। इसलिए अगर P3 और P4 में मैं कंपेयर करूँ तो P3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, P4 की कम है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं, 1 2 3, 3 तो ये पेयर, यहाँ पे अपोजिट स्पिन वाला एक है तो एक पेयर इसका भी बनेगा, मतलब यहाँ पे 4 पेयर बनेंगे तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, -4 ही, ठीक है। प्लस अब पेयर हैं आपके कितने, 2 पेयर हैं, पेयरिंग एनर्जी भी यूज होगी, दैट इज +2 ही, ये आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं, 1 2, ठीक है, और इसका एक सेकंड वाले का थर्ड के साथ 3, तो ये और 3 ही नीचे, मतलब 6 टोटल पेयर बनेंगे, दैट इज एनर्जी रिलीज कितनी होगी, -6 ही, ठीक है। प्लस पेयरिंग एनर्जी 1 2 3 प्लस 3p। तो एक्सपेरिमेंट लेट, अब क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा पे हम वर्क करते हैं, किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की क्या है कि जो आपके P6 हैं, जो आपके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इन सब बाकी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाफ फील्ड की, और उसके बाद आपके पार्शियली फील्ड की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको रीजन 2 ही याद रखने हैं, एक तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका चार्ज का, ठीक है, उसकी वजह से आपकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, पार्शियली या फुलफिल की। दूसरा आपकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, किस केस में, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फील्ड के केस में, ठीक है। इसलिए जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही हमें देखना है। तो ये होता है आपका फुल्ली फिल्ड, उसके बाद पार्शियली फिल्ड, और उसके बाद आपके आते हैं दूसरे, मतलब ये तो हाफ फील्ड और दूसरे बाकी के पार्शियल फील्ड, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना इसके, ठीक है ना, ये आप बिल्कुल आपके जो, ठीक है ना, डिटेल में नहीं जाना है, हल्का सा समझ लेना है इसको, ठीक है, क्या रीज़न होता है, ठीक है। कोई वैसे पूछता नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्यों होता है ऐसा, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम कुछ एक दो छोटी मोटी टर्म्स भी हैं वो भी देख लेते हैं, क्या है कि काम आती रहती है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट जो छोटी आपकी टर्म है दैट इज, एक तो होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और एक होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ये टर्म्स आपको बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ग्राउंड स्टेट तो क्या होती है, जैसे कार्बन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 6, ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, मतलब s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये है इसका ग्राउंड स्टेट, क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब होता क्या है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका 2s है, ये आपका 2p, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि s और p में आपकी शिफ्टिंग नहीं होती, केवल कहाँ से शिफ्टिंग होती है, d में, लेकिन s में और p में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी लेके यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट होने पे क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 2s में 1 और 2p में आके 1 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आपका नेक्स्ट शेल में चला गया, आपके 2s से 2p के अंदर चला गया। ये इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। मतलब यहाँ से ये क्या हुआ, एक्साइट हो गया, यहाँ से एक्साइट होके इसमें चला गया, एक्साइटेशन हुआ है, यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपनी हमेशा ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है,
क्योंकि इसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो तो आपका 2s2 और 2p2 ही है, ठीक है। लेकिन आपने कहीं से इसको एनर्जी दी तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आपके दूसरे लेवल पे चला गया, मतलब 2s से 2p के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये जो होगी ये आपका हायर एनर्जी पे होगा, आपकी जो एनर्जी होगी इसकी क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। अगर हायर एनर्जी पे है इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा, क्या होगा, लेस स्टेबल। तो इसको ये नहीं काउंट करना है कि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड नहीं है ये, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s और 2p ही है, ठीक है, वही है इंपॉर्टेंट, वहीं की उसी की एनर्जी होती है आपकी लो एनर्जी, ठीक है। ये आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है, और एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमेशा लेस स्टेबल होता है देन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका हायर एनर्जी पे है, लेस स्टेबल, जबकि ये आपका क्या है, लोअर एनर्जी पे रहेगा, और लोअर एनर्जी पे रहेगा तो आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम देखें फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आता है 3s2 3p 3p3, ठीक है। ये हो गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपके पास s है और आपके पास p है, ये 3s है और ये 3p है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 और ये 3। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, या तो हाफ एरो लो या फुल एरो लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 3s 3p के साथ में आपके 3d भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि d 3d स्टार्ट हो जाता है, 3d स्टार्ट हो जाता है, मतलब 3s 3p और 3d होता है, ठीक है ना। 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 3f नहीं होता है, ठीक है। f कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ शेल से, ठीक है। ये वही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, इसलिए हम केवल क्या लिखते हैं 3s2 और 3p3 लिखते हैं। लेकिन आपके पास 3d आपका सब शेल जो है आपके ऑर्बिटल है वो हमेशा रहते हैं, ठीक है ना। तो 3s भी रहेगा, 3p भी रहेगा और 3d भी रहेगा। ये वही बात है जैसे आप 3 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है ना, और आप मतलब आपका जो घर है वो 3 फ्लोर पे है, ठीक है, और रहते हो आप 2 फ्लोर पे ही हो, मतलब तीसरा जो फ्लोर है वो खाली है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके पास थर्ड फ्लोर नहीं है ना, वही सेम बात है। 3s और 3p में आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हो, ठीक है। 3d है लेकिन क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए वो आपका खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको यूज में लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 3s वाला एक्साइट होके कहाँ चला जाता है आपका 3d में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपको फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर एक्साइटेड स्टेट का, तो आंसर क्या रहेगा आपका, एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। कुल मिला के बात ये सीधी सी कि ग्राउंड स्टेट तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी मीडियम से एनर्जी लेता है और आपके नेक्स्ट शेल में चला जाता है, ठीक है। बॉन्डिंग, वैसे ये बॉन्डिंग की जो प्रोसेस होती है बॉन्ड बनाने के लिए ये सब काम करता है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है ना, मतलब एनर्जी लेके दूसरे शेल में चला जाता है ताकि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके किसी और एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड स्टेट नॉर्मल वाला, और एक्साइटेड में आपका एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन भी कभी एक्साइट होकर चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो शेल रहेगा उसके अंदर चले जाएंगे। 3s 3p 3d है, खाली रहता है, हमेशा ध्यान रखना, जब जरूरत पड़ती है तब हम उसे काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर एक और छोटा सा टर्म है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं अपना एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो देखिए ये क्या छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो काम में आते रहते हैं अपने, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आपको नेचर बताता है आपके एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, मतलब जो आपका एलिमेंट है उसका नेचर बताएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n प्लस 2,
ठीक है। ये होता है बोहर मैग्नेटोन, या इसकी यूनिट होती है बीएम। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वैसे ही आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बीएम। इसे हम क्या बोलते हैं? बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्लियर? यहाँ पे एल क्या, एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल नहीं होता है, एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है, जिस भी एलिमेंट के बारे में आपको पता करना है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है या उसका नेचर क्या है, तो आपको सबसे पहले देखना है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहली बात, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, अनपेयर्ड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसमें, तो यहाँ एन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब म्यू की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब जो आपका म्यू होगा, म्यू अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब उसका जो नेचर है वो है आपका पैरामैग्नेटिक। क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। लेकिन अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, ठीक है, सब पेयर हो गए, तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आपका जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, दो टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, फिजिक्स में चार पांच तरीके के होते हैं वैसे तो। मैग्नेटिक मोमेंट ये आप वैसे भी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हो, बट केमिस्ट्री में आपके दो इंपॉर्टेंट होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो यही हमारे काम में आते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे, और डायामैग्नेटिक क्या होंगे? जो आपके मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, अपने को केवल दो ही मैग्नेटिक ये जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ना है अपने को। ठीक है ना, एक पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायामैग्नेटिक में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे मैं आपको पूछूं कॉपर, कॉपर का मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, और साथ में मुझे बताओ आपका कि उसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है? 3d10 4s1। क्लियर है? 3d10 4s1। डी के जो 10 ही इलेक्ट्रॉन है वो तो सब क्या है? पेयर है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब उसकी वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू 1 यहाँ रखिए। म्यू की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? √1 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज √3 बोहर मैग्नेटोन। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। ठीक है, और नेचर में क्या होगा? ये आपका पैरामैग्नेटिक। क्लियर? वहीं अगर मैं पूछूं आपको Cu+, Cu+ का मतलब क्या होता है? कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा? 3d10। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना, हम इलेक्ट्रॉन की जब फीलिंग करते हैं तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद 3d में करते हैं। ठीक है, बट जब हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला है आपका इनर शेल, और फोर्थ वाला है आपका आउटर मोस्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, मतलब 4s में से निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप 3d से निकाल दो, कि सबसे लास्ट में 3d में भरा है तो उससे निकाल दो, नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा कहाँ से? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे बाहर वही आता है। ठीक है, तो 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s वाला निकल गया। अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। n की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0 आते हैं। नेचर क्या हो गया आपका? डायमैग्नेटिक। यहाँ पे नेचर क्या था आपका? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे आपका नेचर क्या आ गया? म्यू इक्वल टू 0 आ गया, और नेचर क्या आ गया आपका? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? तो ऐसे छोटे मोटे टर्म्स रहते हैं जो आपको कभी कभी क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसको आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ, ठीक है ना, Cr3+, Mn2+, Fe2+, CO2+, इनके मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, म्यू की वैल्यू, और उनका नेचर बताइए मुझे, और उनको अरेंज कीजिए उनके मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में। ठीक है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हो, एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है मुझे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, ओके। तो आई
होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। क्रोमियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वो क्या होता है आपका 3d5 4s1 क्रोमियम का नॉर्मल ग्राउंड स्टेट हम बोल रहे हैं। Cr3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 3 इलेक्ट्रॉन में से एक तो S से निकलेगा, 2 कहाँ से निकलेंगे D से। तो Cr3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपका 3d3। क्लियर, मतलब आपके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 और 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 3 है। क्लियर है, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसके लिए म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। अब हम बात करें Mn2+, मैग्नीज कितना होता है 3d5 4s2, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, 3d5 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे S से, बचा क्या 3d5 मतलब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, n की वैल्यू आपके पास 5 है। क्लियर है, तो म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। बात करते हैं आयरन Fe2+, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे S से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ आपका 3d6, मतलब आपके D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 ही है, ठीक है ना। ये आपका पेयर हो चुका है, क्या हो चुका है पेयर। अनपेयर्ड कितने हैं 4। क्लियर, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आयरन के बाद ही आता है, तो 3d7 4s2, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब 3d7। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर्ड कितने हैं 3, क्योंकि ये 2 तो आपके पेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा आपका 5 के लिए Mn+2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा। उसके बाद 4 वाला Fe2+, उसके बाद आपका जो आपका क्रोमियम है और उसका कोबाल्ट का, इसका क्या होगा आपका इक्वल 2+, ठीक है। ये होगा इसका आपके म्यू का ऑर्डर, म्यू ऑर्डर। और सभी नेचर में सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबका नेचर क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा था उसमें जो एक्सेप्शन थे उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। क्यों आपके हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है आपके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी, उसके क्या क्या रीजंस थे वो हमने देखे। लास्ट में हमने 2 आपके छोटे छोटे टर्म्स देखे, आपका एक तो ग्राउंड स्टेट था, एक एक्साइटेड स्टेट था। नॉर्मल स्टेट जो होता है आपका ग्राउंड स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी लेके आपके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन आपकी जो प्रोसेस होती है उस दौरान ये ऐसा करता है, ठीक है। वो हमने देखा। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक मोमेंट देखा कि हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, और उनका अरेंजमेंट देखा, और नेचर देखा कि नेचर में आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो आज के चैप्टर, आज का जो लेक्चर है इसको हम यहीं फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर हम आपके जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे। वो होता है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, जो आपका लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है, जो एक एटम के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।